नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी से वादा किया था कि जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए आपका कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है दोस्तों, वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इसकी जो क्लास है रेगुलर चलाई जा रही है। इससे पहले जो फर्स्ट क्लास है दोस्तों वो हो चुकी है, दूसरे नंबर की क्लास है। यदि आपने नहीं देखी तो एक बार उसको ज़रूर देख लीजिए। चलिए आज पढ़ते हैं बाइनरी सिस्टम। जो बाइनरी नंबर होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, तो जीरो व एक के अंतर्गत अनंत संयोजन मिलकर क्या बनाते हैं, बाइनरी व्यवस्था बनाते हैं। और 10 आधार की गणना या परिकलन में शून्य सहित 10 संकेत जरूरी होते हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे स्टार्ट करते हैं, 0 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब जैसे दशमलव पत्तियों की संख्या का बाइनरी है, तो 0 को तो हम 0 ही लिखेंगे बाइनरी में। 1 को कैसे लिखेंगे दोस्तों, 00001। 2 को कैसे लिखा जाए, दशमलव में 2 का मान क्या होगा, मतलब यहाँ पर इधर दशमलव नंबर लिखा हुआ है और इसे क्या लिखेंगे 10। 3 को 0011, 4 को 0110, 5 को 011। कैसे, अब ये दोस्तों लिखी कैसे जाती हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बाइनरी मान से जब कोई अगला अंक लिखना होता है तो उसमें पिछले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है और बाइनरी में 1 अंकों का योग होता है। ठीक है, अच्छा, ऑक्टल के आधार वाली प्रणाली जो होती है, ऑक्टल के आधार वाली जो प्रणाली होती है उसमें दोस्तों 8, ऑक्टल का बेस जो होता है 8 होता है। तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4। ठीक है, 8 की पावर ये इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर इसको करते हैं। चलिए बाइनरी पढ़ लेते हैं। तो कंप्यूटर की जो संख्या प्रणाली है, दोस्तों वो कैसी है, आधार, यहाँ पर आधार लिखा हुआ और संख्या। तो बाइनरी संख्या 2 आधार है इसका, और बाइनरी संख्या के कौन कौन सी है दोस्तों, 0 और 1। ऑक्टल संख्या का आधार क्या है दोस्तों, ऑक्टल संख्या का आधार है हमारा 8। ऑक्टल संख्या का आधार है दोस्तों हमारा 8। ये जो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बार इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ऑक्टेल का 8 है, दशमलव का 10 है और हेक्सा का कितना है दोस्तों, 16 है। ये आधार भी आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम दोस्तों मेमोरी पर। मेमोरी, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, मेमोरी आपसे कई बार पेपर में एग्जाम में पूछी गई है, तो मेमोरी के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि मेमोरी क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट सूचनाओं को बाद में प्रयोग में लाने हेतु, मतलब सूचनाओं को बाद में प्रयोग में लाने हेतु कंप्यूटर में मेमोरी का उपयोग किया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और एक आपकी होती है कैसी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, ये क्वेश्चन पेपर कई बार आया है कि जो प्राइमरी मेमोरी है आपकी, ये कौन सी मेमोरी होती है, तो प्राइमरी जो मेमोरी होती है आपको रैम। कैसी मेमोरी होती है दोस्तों, रैम जो होती है आपकी कैसी, प्राइमरी मेमोरी होती है। और रैम की फुल फॉर्म कई बार दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है। रैम की जो फुल फॉर्म है दोस्तों ये आपकी कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या दोस्तों, कंप्यूटर की मेन मेमोरी। कैसी मेमोरी दोस्तों, ये कंप्यूटर की क्या है, मेन मेमोरी है। ठीक है, दूसरी चीज़ यह वोलेटाइल, इसको क्या बोला जाता है, वोलेटाइल मेमोरी भी इसको कहते हैं, जिसमें संग्रहित डाटा पीसी के ऑफ होने के बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये है यहाँ पर। ठीक है, कि ये इस मेमोरी की खास बात क्या है कि पीसी के ऑफ होने के बाद इसका डाटा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है डाटा दोस्तों, समाप्त हो जाता है। उसके बाद रोम, उसके बाद पढ़ेंगे रोम। तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, जो कंप्यूटर के निर्माण के समय ही स्थापित की जाती है। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के बंद हो जाने पर भी डाटा को क्या करती है, सुरक्षित करती है। वैसे ही जो सेकेंड मेमोरी है, ठीक है, जो सेकेंड मेमोरी है उसमें हम, आपने देखा होगा जो SD कार्ड लगाते हैं हम, तो माइक्रो SD कार्ड क्या लगाते हैं दोस्तों, माइक्रो SD कार्ड। माइक्रो SD कार्ड एक मेमोरी कार्ड होता है जिसको मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा
जीपीएस की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। जीपीएस की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसको एक बार अच्छे से नोट कर लेंगे हम। जो जीपीएस है इसकी फुल फॉर्म नोट कर लेंगे। तो जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। नेविगेशन डिवाइस व टैबलेट कंप्यूटर से सूचना भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें सूचना कैसी रहती है, सुरक्षित रहती है, डिजिटल सिग्नल के माध्यम से भंडारित हो जाती है। इसका आकार काफ़ी छोटा व ज़्यादा भंडारण का होना इसकी विशेषता। उसके बाद यूएसबी की दोस्तों फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। तो यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस डिवाइस। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस डिवाइस। अच्छा, इसका काम क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल सब डिवाइस कंप्यूटर के साथ दोस्तों ये क्या होती हैं, प्रयोग की जाती है। वहीं पर आपने देखा होगा एक ब्लू रे डिस्क होती है, तो इसका क्या काम होता है? तो ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन द्वारा विकसित ऑप्टिकल मीडिया डिस्क फॉर्मेट है जो डीवीडी से अत्यधिक विकसित है। इसका उपयोग मुख्य रूप से हाई डेफिनेशन वीडियो गेम्स व 25 GB तक प्रति सिग्नल लेयर व 50 GB डबल लेयर डिस्क के संग्रहण के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर हम पढ़ेंगे कृत्रिम बुद्धि क्या है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, कृत्रिम बुद्धि क्या है? तो कृत्रिम बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1956 में प्रोफेसर जॉन मैकार्थी के द्वारा किया गया था। मैकार्थी का कहना था कि कंप्यूटर को मस्तिष्क कहा जाता है लेकिन बुद्धि नहीं, इसलिए उन्हें निर्देशों की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर व्यक्ति की इच्छाओं का अनुमान स्वयं नहीं लगा सकता। कंप्यूटर द्वारा प्रदर्शित अनेक बौद्धिक प्रक्रियाओं द्वारा जैसे ज्ञान का सक्षम प्रदर्शन, तार्किक समस्याओं का हल करना, अनुसंधान कार्यों में मदद करना ही कृत्रिम बुद्धि कहलाता है। कृत्रिम बुद्धि कार्यक्रम के लिए बड़ी मात्रा में प्रोसेसिंग शक्ति व स्मृति की आवश्यकता होती है। 5वीं पीढ़ी की मशीनें एवं घोषित प्रोग्रामिंग भाषाएं यथा प्रोलोग तथा लिप कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रोग्राम के अनुप्रयोग के आधार पर दोस्तों ये बनाई गई है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक बार कंप्यूटर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर में सबसे पहली चीज़ है नई तकनीकी विकास ने माइक्रो कंप्यूटरों का आकार इतना कम कर दिया है जिससे आसानी से इधर उधर ले जा सकता है। ऐसे कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? लैपटॉप कहते हैं। इनका आकार एक बड़ी पुस्तक के आकार का होता है। आपने नोटबुक देखा होगा, तो नोटबुक कंप्यूटर बैटरी AC प्रत्यावर्ती धारा से संचालित एक व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसे आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है। यह इतना छोटा होता है कि इसका उपयोग अस्थायी स्थान पर किया जाता है। नोटबुक को कभी कभी लैपटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसका वजन कम से कम 5 पाउंड या मोटाई 5 इंच होती है। उसके बाद मेन चीज़ है दोस्तों पॉम टॉप क्या होता है? पॉम टॉप क्या होता है? यह ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हाथ की हथेली के ऊपर रखा जा सकता है, मतलब हाथ की हथेली के ऊपर दोस्तों इनको रखा जा सकता है। ये इस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जिस कारण हम इसे पॉम टॉप के नाम से जानते हैं। यह किसी भी मानक लैपटॉप की तुलना में सबसे छोटा है। उसके बाद आईपैड आपने देखा होगा। आईपैड एप्पल इंक का एक डिजिटल गैजेट है जो कि मुख्यतः पुस्तक रीडर के रूप में प्रचारित किया गया है। इसमें ब्लूटूथ व USB पोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। एक होता है दोस्तों आईपैड, एक होता है आपका आईपॉड। ये दोनों अलग अलग है। आईपॉड एप्पल इंक द्वारा डिजाइन और विपणन किया जाने वाला एक लोकप्रिय पोर्टेबल मीडिया प्लेयर ब्रांड है। वर्तमान उत्पाद श्रृंखला में हार्ड ड्राइव आधारित आईपॉड क्लासिक, टच स्क्रीन आईपॉड, टच वीडियो सक्षम आईपॉड, नैनो स्क्रीन रहित आईपॉड, राफेल और आईफोन शामिल है। उसके बाद है दोस्तों टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर क्या होता है? एक टैबलेट कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन से कुछ बड़ी डिवाइस होती है जिसके साथ एक टच स्क्रीन होती है जिससे डिवाइस को ऑपरेट किया जा सकता है। टैबलेट कंप्यूटर में एक आभासी कीबोर्ड होता है जिसके माध्यम से हम उसे संचालित कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर
का वर्गीकरण, मतलब जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, एक बार उसको देख लेते हैं। कल हमने पढ़ा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और कल हमने दोस्तों पढ़ा पहले वाली जो नंबर 1 वीडियो है इसकी, उसमें हमने पढ़ा कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, आज दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर का वर्गीकरण हम कर रहे हैं, और जो कंप्यूटर का वर्गीकरण दोस्तों ये पीढ़ी दर पीढ़ी के आधार पर हुआ है। कल की वीडियो में हमने दोस्तों डिस्कस किया था कि जो कंप्यूटर के जनक हैं, सबसे पहले किसने इसका कंप्यूटर किसने बनाया था, और भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो दोस्तों आकार के आधार पर होता है, दूसरा अनुप्रयोग के आधार पर होता है। अगर मैं आकार के आधार पर बात करूं तो जो कंप्यूटर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। ये जो है दोस्तों आकार के आधार पर। अगर हम अनुप्रयोग के आधार पर बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। अब एक एक करके दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहली जो बात है वो बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तकनीकी प्रयोग के आधार पर एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, क्वांटम, न्यूरो प्रकार के जो दोस्तों कंप्यूटर हैं। दूसरा क्या है, दूसरा पीढ़ी के आधार पर, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, चौथी। तीसरा क्या है, तीसरा है क्षमता के आकार पर, जैसे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। उसके बाद है क्षमता के आधार पर, जैसे माइक्रो कंप्यूटर की एक माइक्रो प्रोसेसर है ना, इसके आधार पर। अब बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों सुपर कंप्यूटर की, बात करेंगे यहाँ पर सुपर कंप्यूटर की। यह वह कंप्यूटर है जिसकी स्मृति क्षमता 52 मेगाबाइट से अधिक होती है। इनकी गति फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापी जाती है। अब अनुप्रयोग के आधार पर अगर बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर में सारी प्रणाली विद्युत के प्रभाव पर निर्भर करती है। इसमें कंप्यूटर विद्युत के परिवर्तन के आधार पर ही इनपुट संकेतों को ग्रहण करता है। इस पद्धति की समस्या यह है कि न केवल विद्युत प्रवाह जटिल नियंत्रण रखना पड़ता, साथ ही मौसम व्यवधान के कारण भी इसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसके बाद डिजिटल जो कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर पर दोस्तों आधारित होता है। वहीं पर बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, तो यह वह कंप्यूटर है जिसमें एक साथ एनालॉग व डिजिटल तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर ऐसे कंप्यूटर अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने बात करी सुपर कंप्यूटर की। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया। वहीं पर बात करते हैं जैविक कंप्यूटर क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि सुपर कंप्यूटर परम कंचनजंगा क्या है। तो सिक्किम के राज्यपाल श्रीनिवास पाटिल द्वारा 16 अप्रैल 2016 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम में सुपर कंप्यूटर परम कंचनजंगा का औपचारिक शुभारंभ किया गया है। इस कंप्यूटर का नाम कंचनजंगा पर्वत के नाम पर रखा गया है। आप सभी जानते हैं कि कंचनजंगा जो पर्वत है वो कहाँ पर है दोस्तों, वो सिक्किम में है। सुपर कंप्यूटर परम कंचनजंगा देश के सभी 31 एनआईटी में उपलब्ध सुपर कंप्यूटर के मुकाबले सबसे शक्तिशाली और तीव्र है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटिंग, ये CDAC की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों। CDAC की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और CDAC जो कंपनी है दोस्तों वो किसके लिए काम करती है, वो काम करती है दोस्तों सेना के लिए। किसके लिए काम करती है, सेना के लिए। ठीक है, तो CDAC व NIT सिक्किम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। इसके विकास में कुल 3 करोड़ रुपए की लागत उस समय आई थी। सुपर कंप्यूटर शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किया था वो न्यूयॉर्क वर्ल्ड न्यूज़पेपर ने IBM द्वारा निर्मित टेबुलेटर से दोस्तों किया गया था। सुपर कंप्यूटर की परिभाषा काफ़ी स्पष्ट है, क्योंकि वर्तमान के सुपर कंप्यूटर आने वाले समय में साधारण कंप्यूटर के श्रेणी में ही रह जाएंगे। मतलब एक से एक जो टेक्निक दोस्तों बन रही है उसके आधार पर यहाँ पर दोस्तों बताया गया। जैविक कंप्यूटर क्या होता है, यानी कि बायोटिक कंप्यूटर क्या होता है, तो बेचमान विज्ञान संस्थान BIS इजराइल के वैज्ञानिक हू शोप्रियो के नेतृत्व में प्रथम जैविक कंप्यूटर विकसित किया गया था, जिसमें दोनों इनपुट व आउटपुट जीवित हैं। यह नैनो कंप्यूटर जीवित प्रणाली लाइव सिस्टम पर आधारित है, जिसमें DNA का प्रयोग होता है। इसमें अन्य कंप्यूटरों की भांति सिलिकॉन व चिप विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में जो कंप्यूटर के जनक हैं।
आपने ये तो पढ़ा होगा कि कंप्यूटर के फादर कौन है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। वहीं पर लेकिन भारत की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी की परीक्षा के लिए। तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर के जनक हैं विजय पांडुरंग भटकर भारत के वैज्ञानिक व सूचना प्रौद्योगिकी के अध्यापक हैं। भारतीय सुपर कंप्यूटर के विकास में उनका योगदान अद्वितीय है। देश के पहले सुपर कंप्यूटर कौन सा था आपका, परम। आप अगर पहला की बात करें तो सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों भारत का वो कौन सा है, परम। के निर्माण व देश में सुपर कंप्यूटिंग की शुरुआत से जुड़े सीडैक, देखिए सीडैक की यहाँ पर फुल फॉर्म भी बताई गई है, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के संस्थापक कार्यकारी निदेशक के तौर पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में कार्य किए। इन्हें भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है और 8 अप्रैल 2015 को इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है। क्या नाम है दोस्तों इनका नाम, विजय पांडुरंग भटकर। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो कौन है दोस्तों, विजय पांडुरंग भटकर। चलिए बात करते हैं विश्व का जो सबसे तेज कंप्यूटर है। देखिए विश्व का जो सबसे तेज कंप्यूटर है ये कौन सा है ना, तो चीन के एक नए कंप्यूटर सिस्टम को विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर आपा गया है। नाम है उसका तनबे तेहुलाइट, नाम है दोस्तों उसका तनबे तेहुलाइट। प्रति सेकंड 930 लाख अरब गणनाएं और 93 पेटाफ्लॉप्स करने में सक्षम है। कंप्यूटर के संदर्भ में फ्लॉप का मतलब होता है दोस्तों, फ्लॉप का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। सुपर कंप्यूटर की गति इसमें दोस्तों मापी जाती है। किस में नापी जाती है सुपर कंप्यूटर की गति दोस्तों, फ्लॉप में नापी जाती है। सनबे तेहुलाइट को नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर पैरल कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है। इसे पूरी तरह से चीन निर्मित प्रोफेसर की मदद से बनाया गया है, ठीक है। इस कंप्यूटर को चीन के जुआंग प्रांत के बुक्सी शहर स्थित नेशनल सुपर कंप्यूटर सेंटर में स्थापित किया गया है। इसने इंटेल आधारित तिहत्ते 2 को दोस्तों पछाड़ दिया है, जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में पिछले 6 वर्ष से नंबर 1 पे था। कौन सा था दोस्तों, 6 वर्ष से तिहत्ते 2, और अब कौन सा बन गया है दोस्तों, सनहबे तेहुलाइट, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली जो सुपर कंप्यूटर है उसके बारे में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। कौन से किसके द्वारा बनाए गए हैं। तो रैंक की बात करें 110वें, 139वें, 186, 217, 397, ये जो रैंक दी गई है भारत का सहस्त्र टी है जो 110वीं रैंक पे, आदित्य 139वीं है और क्रे एक्सी 30 186 पे। यानी कि अगर वर्तमान की बात करें तो सहस्त्र टी जो है वो सुपर कंप्यूटर शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा दोस्तों बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों कि जो कंप्यूटर का नेटवर्क है, मतलब कंप्यूटर का नेटवर्क कैसे काम करता है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा WAN वैन का क्या काम होता है, LAN लेन का क्या काम होता है। तो नेटवर्किंग शब्द में नेट का अर्थ होता है दोस्तों जाल, जिसका अर्थ 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को जोड़ना होता है। नेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जाल, और जाल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, 2 वस्तुओं को जोड़ना। कंप्यूटर के संदर्भ में नेटवर्किंग का अर्थ 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को एक कंपनी या एक शहर या एक देश के विभिन्न संस्थानों में आपस में जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपने देखा होगा, आपने अब वर्तमान में देखा होगा, कोई भी कॉलेज होता है या कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका अपना एक वाईफाई सिस्टम होता है। उससे क्या होता है, वो पूरे संस्थान के जो कंप्यूटर होते हैं उनको क्या है दोस्तों नेट के द्वारा जोड़ देता है, ठीक है। नेट के द्वारा जोड़ देता है। इंटरनेट को समझने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क व उसके प्रकार को समझना आवश्यक है। नेटवर्क विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का क्या है, एक समूह है। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे मेन चीज़ होती है लेन की फुल फॉर्म कई बार UPSC ने अन्य एग्जामों में पूछी गई। तो लेन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होती है दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क। लेन एक सीमित है और छोटे भौगोलिक क्षेत्र 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक की एरिया में जो हम नेटवर्क यूज करते हैं उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, यानी कि लेन बोलते हैं। यह किसी ऑफिस,
जैसे यह किसी ऑफिस, फैक्ट्री या विश्वविद्यालय के कैंपस में स्थित हो सकता है। इसका आकार छोटा, डाटा स्थानांतरण की गति तेज व त्रुटियां कम होती हैं। ईथरनेट लेन का एक लोकप्रिय उदाहरण है। लेन से जुड़े कंप्यूटर विभिन्न संस्थानों जैसे डाटा प्रिंटर, स्कैनर आदि को साझा उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी कौन सा नेटवर्क लगा होगा, वहाँ पर लेन लगा होगा। या आप किसी संस्थान में पढ़ते हैं, आप किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, आप किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज, आपकी कोई संस्था है, तो उसमें कौन सा होगा दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क। वहीं पर जो दूसरा है दोस्तों उसका नाम है मैन, MAN मैन, तो इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक होता है वेन, वाइड एरिया नेटवर्क, एक होता है दोस्तों मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये जो होता है ये किसी बड़े औद्योगिक क्षेत्र में दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर चलो इसको पढ़ते हैं। एक होता है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क, आपने पढ़ा होगा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, तो यह एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जैसे किसी देश, महाद्वीप या संपूर्ण विश्व में फैले कंप्यूटरों का क्या है, नेटवर्क है। जैसे बैंकों का नेटवर्क, रेल, हवाई जहाज आरक्षण का नेटवर्क, सैन्य नेटवर्क का उदाहरण। इंटरनेट को संसार विश्व का वैन कहा जाता है। एक होता है पेन, तो पेन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकार क्षेत्र के भीतर 10 मीटर से 100 मीटर तक सीमित क्षेत्र में स्थित कंप्यूटरों तथा उनके सहायक उपकरणों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है दोस्तों, पेन कहलाता है। तो हाँ, हमने कौन कौन सी चीज़ डिस्कस कर ली दोस्तों। एक हमने कर लिया वाइड एरिया नेटवर्क, एक हमने कर लिया पर्सनल एरिया नेटवर्क, और उसके बाद जो नेटवर्क है उस हमने कर लिया LAN लोकल एरिया नेटवर्क, और हमने कर लिया MAN मेट्रो एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग मुख्यतः बादल के आकार का एक ऐसा नेटवर्किंग क्षेत्र है जिसमें एक पर्सनल कंप्यूटर या एक मोबाइल अन्य हजारों या लाखों मोबाइल व पर्सनल कंप्यूटर से इंटरनेट के द्वारा जुड़ा होता है। जब कई पर्सनल कंप्यूटर अन्य कई पर्सनल कंप्यूटर से जुड़ जाते हैं तो यह क्लाउड कंप्यूटिंग दोस्तों कहलाती है। उसके बाद दोस्तों चलिए बात करते हैं विश्व के जो प्रमुख कंप्यूटर वाले व्यक्ति हैं वो कौन कौन हैं, क्योंकि ये कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं सबसे पहले टिम बर्नर्स-ली कौन है। टिम बर्नर्स-ली कौन है दोस्तों, तो WWW के आविष्कारक हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, जिन्होंने इसको हिंदी में विश्वव्यापी वेब बोला जाता है, के आविष्कारक हैं। ठीक है, वर्तमान निदेशक एवं शोधकर्ता हैं। इंग्लैंड में जन्मे ली ने यूरोपियन देशों की प्रयोगशाला सर्न में वेब तकनीक का आविष्कार किया। टिम ली 1994 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में विश्वव्यापी संघ की स्थापना की थी। कहने का मतलब ये है 100 महान वैज्ञानिकों और विचारों में चुना गया। ये बहुत फेमस है, आपने देखा होगा जब कोई आप वेबसाइट डालते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, www डालते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसकी खोज किसने करी थी दोस्तों, टिम बर्नर्स-ली ने। किसने करी थी दोस्तों, टिम बर्नर्स-ली। अभी आपने देखा होगा कंप्यूटर ऑपरेटर का एक पेपर आया था दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद बात करते हैं जूलियन पॉल असांजे तो विकिलीक्स के संस्थापक हैं, ऑस्ट्रेलिया में जन्मे हैं ये। इकोनॉमिक्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड 2008 में सेम अवार्ड 2010 से सम्मानित है। इराक युद्ध से जुड़े दस्तावेज अपनी वेबसाइट पर जारी किए। आपने सुना होगा विकिलीक्स, ये पहले क्या थे, अभी बहुत चर्चाओं में रहे हैं। 2018-19 में गंभीर युद्ध अपराध करने के प्रमाण मौजूद थे। 2010 में अंतर्राष्ट्रीय रेड कॉर्नर नोटिस उनके खिलाफ दोस्तों जारी किया गया था, क्योंकि इन्होंने क्या है, सारी जो जानकारी थी वो क्या है, चुरा ली थी। उसके बाद माइकल डेल कौन है, तो अमेरिकी बिजनेसमैन और रचनाकार डेल इंक के संस्थापक हैं। वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उनकी पुस्तक डायरेक्ट फ्रॉम डेल स्टडीज द रिवोल्यूशनाइज्ड एंड इंडस्ट्री है। उसके बाद मार्क जुकरबर्ग आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग आप सभी एक अमेरिकी उद्यमी, सामाजिक नेटवर्किंग साइट यानी कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के क्या हैं दोस्तों, ये अब वर्तमान में निदेशक हैं, संस्थापक हैं।
एक अमेरिकी उद्यमी सामाजिक नेटवर्किंग साइट फेसबुक के संस्थापक हैं। जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना अपने सहपाठियों डस्टिन मैकोबिस व सेवेरियन व क्रिस स्वेट के साथ की जब से हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वे पढ़ते थे। मतलब सबसे पहले जो फेसबुक कंपनी बनाई है, किसने बनाई है दोस्तों? मार्क जुकरबर्ग ने दोस्तों बनाई है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बाकी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए यहाँ पर वो मिलेगा आपको जो कहीं नहीं मिलेगा। बूटिंग क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, डोमेन कैसे काम करता है, नेटवर्कों का इंटरनेट क्या होता है ना, फेसबुक क्या काम है, यूट्यूब क्या काम करता है ना, गूगल क्या है, प्रमुख सोशल साइटें कब बनी, जैसे गूगल कब बनी, याहू कब बनी, गूगल के नए CEO कौन है, ट्विटर ने 10 वर्ष कब पूरे करे, भारतीय मूल के अधिकारी कौन है ना। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। याहू क्या है, सफरिंग क्या होता है, ब्लॉग क्या होता है, विकिपीडिया क्या होता है, वाईफाई क्या होता है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, ये सारी चीज़ें, वाईफाई के जनक कौन है ना, वाईफाई का इतिहास क्या है, वाईफाई के अलावा एक लाईफाई होता है, भारत में इंटरनेट कैसे पहुँचा, ज्ञान सेतु क्या है, वाईफाई बनाम लाईफाई, WWW के जन्मदाता जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, पहला वेब ब्राउज़र है। साल 2004 में उन्हें ब्रिटेन की महारानी ने नाइटहुड की उपाधि भी दोस्तों दी थी। किसको दी थी? अभी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद HTML क्या होता है, URL क्या होता है, HTTP क्या होता है, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम, इंटरनेट के पिता कौन है, इंटरनेट क्या है, इसका जन्मदाता कौन है, ईमेल के जन्मदाता कौन है, डिजिटल इंडिया क्या है, ईमेल का प्रतीक @ किसने बनाया, विश्व का पहला वेब मेल क्या है। बहुत काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट दोस्तों आप सभी को न्यूज़ मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, ये इसका पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और कल फिर डेली दोस्तों आप सभी का जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, डेली आप सभी के लिए कंप्यूटर और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड चीज़ें आप सभी की सेवाओं में दोस्तों उपस्थित कराई जाएंगी। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।